जी, हेक्सचर एंड ऑलन की थ्योरी की जो हम बात कर रहे थे, अब उसकी assumptions जो है वो कुछ ये हैं। कंट्रीज वेरी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने बात की। बेसिक assumption यही है इस थ्योरी की, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेशनली जो ओन्ड बाय द कंट्रीज हैं वो डिफर करते हैं, और इस वजह से शायद इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट करेगी ऑल द कंट्रीज। सेकंड assumption इसकी है, प्रोडक्शन फंक्शन इज आइडेंटिकल, सेम इनपुट विल रिजल्ट इन सेम आउटपुट, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ये जो इसकी assumption भी है बेसिक, और शायद इसका ड्रॉबैक भी है इस थ्योरी का कि ये टेक्नोलॉजी फैक्टर को अज्यूम नहीं करता। इसका का सारा फोकस डिफरेंस इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके डिफरेंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो राइज कर रही है ये उसको फोकस कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस को नहीं फोकस कर रहा। हो सकता है कंट्री हो जिसके पास लैंड लेस हो, और एक हो जिसके पास फर्टाइल और हायर लैंड हो, लेकिन उस जो जिसके पास लेस लैंड है, लेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो कि वो उसका एग्रीकल्चर आउटपुट और कंट्री बी का एग्रीकल्चर आउटपुट सेम हो। तो इस चीज को ये वाली थ्योरी एड्रेस नहीं करती, जिस पे क्रिटिक एजम्पशन भी है इसकी, और इस पे एक क्रिटिसिज्म भी है। कंडीशन ऑफ डिमांड आर आइडेंटिकल, एक और भी एजम्पशन इसकी है कि जो टेस्ट और डिमांड है वो तकरीबन हर कंट्री में एज पर पॉपुलेशन सेम होते हैं, विच इज अगेन अ वेग एजम्पशन, और इस पे भी क्रिटिसिज्म है। लेकिन ये बेसिकली एक वन स्टेप फॉरवर्ड था फ्रॉम थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी बात की गई, सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज की आइसोलेशन में बात नहीं की गई, और उसकी कोई कॉज नहीं आइडेंटिफाई की गई। इसके अंदर रीजन भी दी गई कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फर्क होता है एक्चुअली। कंक्लूजन क्या निकली इस थियरी की? ट्रेड शुड बी ग्रेटेस्ट बिटवीन कंट्रीज विद द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपसे कहा, जिसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा ट्रेड एक्सपेक्टेड है कि उनके ग्रेटेस्ट होगी, ज्यादा होगी। ट्रेड शुड कॉज कंट्रीज टू स्पेशलाइज मोर इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स दैट आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम इम्पोर्ट। डेफिनेटली अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो जो कंट्रीज का जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसमें ही उनकी स्पेशलाइजेशन भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफरेंशिएट होंगे। एक्सपोर्ट में यूज रिलेटिवली एबंडेंट फैक्टर, जो कि इम्प्लाइड है, जो फैक्टर जिस कंट्री के पास या जिस नेशन के पास एबंडेंट होगा उससे रेलेवेंट ही जो प्रोडक्शन होगी उसी को ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो एबंडेंट है। अगर तो एक फैक्टर इटसेल्फ ही स्कॉर्सिटी में अवेलेबल है तो उसकी जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो तो शायद विद इन अ नेशन ही कंज्यूम हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो फैक्टर एबंडेंट होगा उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो ही एक्सपोर्ट की जाएगी, और ट्रेड फ्री ट्रेड इक्वलाइज प्राइसेस के एक और विषय है कि जो ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो फ्री होगी, कोई इसमें टैरिफ नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और प्राइस जो होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगी। अगर स्पेशलाइजेशन होगी और सिर्फ अबंडेंट फैक्टर की प्रोडक्शन होगी तो अज्यूम किया जा रहा है कि प्राइसेस भी सेम होगी, क्योंकि ग्लोबल अब मार्केट कंपेटिटिव है। तो अगर ग्लोबल कंपटीशन है तो प्राइसेस भी नॉर्मली कंपीटिंग नेचर की होंगी और प्राइस इक्वलाइज हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये हमारे पास फोर्थ थ्योरी थी जो हेक्सचर एंड ऑलन ने दी थी, और इसका मेन फोकस था एबंडेंस और स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी बेसिस पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एडवांटेज जनरेट करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज लैंटिफ पैराडॉक्स। ये वेस्ले लैंटिफ 1953 में इसने थ्योरी दी थी। इसमें बार बार यूएस का वर्ड आपको नजर आएगा, तो अपेरेंटली इंप्लाइड है कि ये बेसिकली थ्योरी जनरेट की थी यूनाइटेड स्टेट्स में। उसने आर्ग्यू क्या किया दैट सिंस यूएस वाज रिलेटिवली अबंडेंट इन कैपिटल, इट वुड बी एन एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल इंसेंटिव गुड एंड इंपोर्टर ऑफ लेबर इंसेंटिव गुड। आपको भी अगर आइडिया हो तो आपको नजर यही आएगा कि जो यूएस है वो एक्चुअली कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो हैं उसमें अबंडेंट है। जैसे कि आपके लैपटॉप्स हैं, आपकी विंडोज है, ये कैपिटल नेचर की, आपके पास मशीनरी और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा होगी उतनी ये ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। जबकि लेबर की स्कार्सिटी है, बहुत सारे पाकिस्तानी या एशियंस हैं जो अमेरिका में जाके सेटल्ड है, रीजन क्योंकि वहां पे लेबर की स्कार्सिटी है। तो यूएस मार्केट एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के एक्सपोर्टर होंगे और लेबर इंटेंसिव गुड्स के इंपोर्टर होंगे।
मतलब जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं वो पाकिस्तान, इंडिया या चाइना इन एरिया से यूएस में जाता होगा, जिसमें लेबर फोर्स ज्यादा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो कि टेक्नोलॉजी या कैपिटल बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगी वो यूएस नॉर्मली एक्सपोर्ट करता होगा, जो कि एक्चुअली फैक्ट भी है। Lentif found, however, that US exports were less capital intensive than US import. अब उसने कुछ कॉन्ट्रडिक्शन फाइंड की। जो हमारी पिछली थ्योरी है वो तो यही कह रही थी कि जो जो जिसमें उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट होगा वो उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्कार्स होगा वो इंपोर्ट करना चाहिए। और यूएस का अगर केस देखें तो हमें लास्ट थ्योरी जो कि हेक्सर एंड ऑलिन की थी उससे यही इंप्लाई होता है कि यूएस को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन लैंटिफ ने जब एनालिसिस की तो उसने देखा कि यूएस की ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, और उसकी काफी सारी इंपोर्ट्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव हैं। उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन उसने फाइंड की जिसकी बेस पे ये थ्योरी कंस्ट्रक्ट होती है, that the US has a special advantage in producing products made with innovating technologies that are less capital intensive। कि सिर्फ कैपिटल नहीं, वो शायद ऐसी प्रोडक्ट्स में ज्यादा एडवांटेज रखते हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी हाई होता है। सिर्फ मशीनरी ही हाई होना, अच्छी होना जरूरी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज है, या आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपके पास आईफोन है जिसका शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होगा, और उन चीजों में यूएस की स्पेशलिटी है। सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में उसकी स्पेशलिटी नहीं है एक्चुअली। डिमांड बायस फॉर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, डिमांड्स का भी फर्क है। हो सकता है कि यूएस के अंदर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की डिमांड इतनी ज्यादा हाई ना हो, तो इस वजह से चाहे उनके पास डिमांड बहुत हाई हो, चाहे उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन उनके पास डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बल्कि इंपोर्ट करना पड़ता है। तीसरी चीज, यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज पे ट्रेड बैरियर्स इंपोज किए हैं क्योंकि इकोनॉमी फ्री नहीं है। इस वजह से वो जो आपकी लास्ट थियरी है हेक्सर एंड ऑलिन की वो अप्लाई नहीं हो पा रही। डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी लीड इन प्रोडक्टिविटी विच देन ड्राइव ट्रेड पैटर्न। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से भी शायद ये फर्क है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूएस को रिक्वायर्ड है वो कोई और इंपोर्ट भी नहीं, ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसका ट्रेड पैटर्न ऐसा है। तो इसका मतलब कि लैंटिफ ने ये यूएस की इकोनॉमी में एक्चुअली हेक्सर एंड ऑलिन की थ्योरी ही टेस्ट की, और उसने ये आर्ग्यू किया कि हर बार ऐसा नहीं होता, और भी मजीद कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इस केस में ट्रेड पैटर्न्स हैं, उसके ट्रेड बैरियर्स हैं, ये चीजें भी अप्लाई होती हैं, और हर बार एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता। इसके अंदर इकोनॉमी का क्लोज और ओपन होना भी एक फैक्टर है जो कि लैंटिफ ने आर्ग्यू किया, और इसीलिए इसको लैंटिफ पैराडॉक्स बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है 1960s में, ये 1950s की थ्योरी थी। हेक्सर एंड ऑलिन की जो थ्योरी है ये अर्ली 90s की थी, अब 20th सेंचुरी की थी, अर्ली 20th सेंचुरी की। और अब जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है ये कंस्ट्रक्ट होती है, रेमंड वर्नन ने इस थ्योरी दी थी, और 1960s की थ्योरी है। इसने अपनी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड की सपोर्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेसिस पे दे दी है। आप लोगों ने अगर अपने मास्टर्स लेवल पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी हो तो बेसिकली प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल होता है, जो कि उसके इंट्रोडक्शन से लेके उसके डिक्लाइन तक 4 फेजेस आते हैं, और उसने उस फेजेस में इंटरनेशनल ट्रेड के हाइपोथेसिस को डिवाइड किया है। थ्योरी देख लेते हैं। रेमंड वर्नन in mid-1960s proposed that product life cycle theory, suggesting that as product mature, both the location of sales and the optimal production location will change, affecting the flow and direction of trade. In the mid-60s, the wealth and size of US market gave a strong incentive to US firm to develop new products. अब वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल की स्टेज चेंज होगी, नॉर्मली जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस की होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। एक पॉइंट होता है जब टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो होती है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है, जब इंट्रोड्यूस होती है। उस तरह की प्रोडक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा आईफोन का जब नया मॉडल आता है तो शायद उस तरह का फीचर वाला फोन पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं होता, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ग्रोथ होती है और वो मेच्योरिटी की तरफ आता है
तो चाइनीज मोबाइल भी उससे ज्यादा फीचर दे रहे होते हैं, जो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल था शायद रिसेंटली। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज की बेसिस पे कंसिडर किया है। उसने कहा नॉर्मली जब प्रोडक्ट इनोवेट होगा उस वक्त प्रोडक्ट जो इनोवेट करेगा वो उसे एक्सपोर्ट करेगा और बाकी कंट्रीज उसे इंपोर्ट करेगी। और जब प्रोडक्ट मिच्योर होकर डिक्लाइन की तरफ आएगा तो हो सकता है कि जो यूएस था जिसने उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था वही उस टेक्नोलॉजी का इंपोर्टर बना हो और उस वक्त वो चीज वो इंपोर्ट कर रहा हो। तो उसने इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेसिस पे डिवाइड किया। आगे वो कहता है अकॉर्डिंग टू वैनन in the early stages of the product life cycle demand may grow in US but demand in other advanced country is limited to high income group। डेफिनेटली आप आईफोन की एग्जांपल देखें, आईफोन जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा तो यूएस के अंदर तो उसकी यूएस ने वो अज्यूम करते हैं प्रोड्यूस किया है, तो यूएस के अंदर तो डिमांड हाई होगी लेकिन बाकी कंट्री में भी उसकी डिमांड हाई होगी, लेकिन सिर्फ डिमांड लिमिटेड टू होगी हाई इनकम ग्रुप के। मिडिल और लो इनकम ग्रुप तो आईफोन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की डिमांड होगी लेकिन लिमिटेड टू हाई इनकम ग्रुप। Therefore, it is not worthwhile for the firms in those countries to start producing the new product, but it does necessitate some export from US to those countries। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, यूएस उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगी, क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है यूएस के पास। बाकी कंट्रीज उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश भी नहीं करेंगी। वजह यह है कि इतनी हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आएगी उससे कंपैरेटिवली जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत लो है। सिर्फ हाई इनकम ग्रुप की डिमांड है और उसको यूएस ऑलरेडी मीट कर रहा है। तो इस पॉइंट इन टाइम पे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना एक्सपेंसेस किया जाए तो रिटर्न नहीं है। इसलिए इस पॉइंट इन टाइम पे जो इनोवेटर होगा, जैसे आईफोन के केस में यूएस है, वो इस प्रोडक्ट को सारी कंट्री में एक्सपोर्ट किया करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट ग्रो होकर मेच्योरिटी की तरफ आएगी तब क्या होगा, over time demand from new products start to grow in other advanced countries, making it worthwhile to foreign producer to begin producing for the home markets। अब इस ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होती जाएगी और इसकी प्राइस लो होती जाएगी। जब इसकी प्राइस लो होगी, लोगों में डिमांड बहुत हाई होगी, तो बाकी फर्म्स भी अब इसको मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और अब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, क्योंकि अब डिमांड बहुत हाई है। पहले डिमांड बहुत लो थी, सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के लिमिटेड थी, अब डिमांड बहुत हाई होगी। अब जब डिमांड हाई हो जाएगी तो लोकल प्रोड्यूसर भी डिमांड मीट कर रहे होंगे और यूएस की एक्सपोर्ट्स ऐसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजिकली जो पहले एडवांस थी वो खत्म हो जाएगी। बल्कि अब और क्या होगा, यूएस माइट ऑल्सो सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन दोस एडवांस कंट्रीज वेयर डिमांड इज ग्रोइंग लिमिटिंग द एक्सपोर्ट फ्रॉम द यूएस। अब यूएस क्या करेगा कि वो भी हो सकता है चाइना में अपना प्लांट लगा ले। क्यों? क्योंकि अब प्राइस कंपटीशन आ गया। अब जो चीज है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, शायद वो अपने प्लांट से या किसी और कंपनी से चाइना से इंपोर्ट किया करे, जिसका पहले वो इनोवेटर था और पहले वो एक्सपोर्ट करता। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट मेच्योरिटी की तरफ आ गया है, इसकी प्राइसेस बहुत हाई नहीं है, डिमांड बहुत हाई हो गई है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। अब वही चीज जिसका यूएस या टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री जो भी उसकी इनोवेटर थी, वो जिसकी एक्सपोर्टर थी, वो अल्टीमेटली विद द फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेच्योरिटी के बाद उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देगी। As the market in the US and other advanced nations mature, the product become more standardized and price become the main competition। अब जितना भी कंपटीशन होगा प्राइस की बेसिस पे होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बेसिस पे नहीं होगा। Producer based in advanced countries where labor costs are lower than the US might now be able to export to US। क्योंकि अब वो जो लोकल कंट्रीज है जिनके अंदर लेबर कॉस्ट बहुत लो है, वो कम उसी प्रोडक्ट को लो प्राइस में बनाना शुरू कर देंगे और अब हो सकता है उस प्रोडक्ट को यूएस को ही एक्सपोर्ट कर रहे हो। इफ कॉस्ट प्रेशर्स बिकम इंटेंस, डेवलपिंग कंट्रीज बिगिन टू एक्वायर अ प्रोडक्शन एडवांटेज ओवर एडवांस कंट्रीज। अब हो सकता है कि जो प्रोडक्शन एडवांटेज है वो उसी प्रोडक्ट का चाइना के पास हो रादर देन यूएस, जिसको एक्चुअली यूएस ने इनोवेट किया था। द यूनाइटेड स्टेट्स switches from being an exporter of the product to the importer of the product as production become more concentrated in lower cost foreign location। अब हो सकता है वो जो इनोवेटर है, जो इस केस में यूनाइटेड स्टेट है, वो उसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, उसका इंपोर्टर बन जाए रादर देन एक्सपोर्टर।
तो इस थ्योरी को अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल की बेसिस पे डिवाइड करिए कि नॉर्मली जब प्रोडक्ट इनोवेट होती है तो वो जो कंट्री जिसे जो उसे इनोवेट करती है वो उसकी एक्सपोर्टर होती है और बाकी कंट्री उससे इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो प्रोडक्ट मेच्योरिटी की तरफ आती है तो उसके सब्स्टिट्यूट डेवलप हो जाते हैं, कंपटीशन हाई हो जाता है और जो कंट्री उसे पहले एक्सपोर्ट कर रही होती है वो उसकी इंपोर्टर बन जाती है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी डायरेक्शन प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिफाइन करेगी रादर देन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कोई ट्रेड बैरियर्स एक्सेट्रा। तो इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ने इंटरनेशनल ट्रेड को अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया। कंक्लूजन क्या निकलती है इस प्रोडक्ट की? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज फार बेटर फॉर न्यू प्रोडक्ट देन मैच्योरिंग प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट को इनोवेट करेगा उसके एक्सपोर्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन उस मैच्योरिटी के वक्त। टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइज विद मैच्योरिटी, टेक्नोलॉजी नॉर्मली सिंप्लीफाई होती है यानी कि टेक्नोलॉजी उसके बाद इंप्रूव होती है तो जो कंट्री इनोवेटर नहीं भी होती वो भी इस टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट कर लेती है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेटिंग एंड इमिटेटिंग कंट्रीज चेंज ओवर टाइम, जैसे कि आपने देखा कि इनोवेटिंग कंट्री और इमिटेटिंग कंट्री जिसने कॉपी किया है उनके रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। पहले जब इनोवेट हुई थी तो यूएस एक्सपोर्टर था और बाकी सारी कंट्रीज इंपोर्टर थी। जब ये इमिटेट हो गई तो उसके बाद आपकी वही कंट्री इसको इंपोर्ट करना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीज इन लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डेफिनेटली जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो लेटर स्टेजेस में ज्यादा होगा रादर देन अर्ली स्टेजेस में। इसके बाद लास्ट थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी और 1970s में आई और अब ये जो ट्रेड है ये इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पर्सपेक्टिव में देखेगी। हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी जिसने ट्रेड को देखा एब्सोल्यूट एडवांटेज की पर्सपेक्टिव में, वो उसको प्रोड्यूस करे जिसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी यही कि अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज हो। फिर हेक्सर एंड ऑलन थ्योरी यही जिसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंसेस को हाईलाइट किया। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आई। उसके बाद आपके पास लैंटिफ पैराडॉक्स है जिसने आर्ग्यू किया कि सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मैटर करते, और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका ट्रेड बैरियर्स है, लोकल डिमांड है, जो कि आपकी इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को जो है कैटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थ्योरी आई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज की बेसिस पे उसने देखा कि किस स्टेज पे एक्सपोर्ट होगी और किस स्टेज में इंपोर्ट होगी। और जो लास्ट थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। ये आपकी थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड को इन पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखेंगे। ये बात तो बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो अचीव करेगा जो सबसे ज्यादा सेल करेगा। इकोनॉमी से स्केल कहते हैं इसको है कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होती है, जिसकी वजह ट्रेड डिस्काउंट्स भी हो सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो सकती है, या फिर आप जो है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि अपना कॉल सेंटर आपने चाइना में लगाया हुआ है, आपकी प्रोडक्शन प्लांट उस जगह है जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट लो, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपकी कंपनी का साइज इतना बड़ा हो कि वो ये चीज पॉसिबल हो। अगर तो कंपनी का साइज ही स्मॉल है तो फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, न्यू ट्रेड थियरीज इसी पर्सपेक्टिव में देखती है कि because economy of scale, unit cost reduction associated with the large scale of output, trade can increase the variety of goods available to consumer and decrease average cost of those goods. अब डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन। और ये कब हो सकता है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी। इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो आपका जो आउटपुट है वो लोकल कंज्यूमर के लिए नहीं है बल्कि इंटरनेशनली है। तो इंटरनेशनली अगर डिमांड ज्यादा है तो आपका आउटपुट भी ज्यादा होगा, और आउटपुट ज्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी वो प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे मिलेगी। तो इसकी वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का
एडवांटेज होगा। तो ये थियरी यही कहती है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल सिर्फ तब अचीव कर सकते हैं जब इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे। अगर तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पाएंगी। In those industries where the output required to attain economies of scale represent a significant portion of total world demand, the global market may only be able to support a small number of firms. डेफिनेटली अगर तो इंटरनेशनल ट्रेड होगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल सिर्फ तब हो सकती है जब आप पूरी वर्ल्ड के आउटपुट को मीट करें, तो इसका मतलब कि स्मॉल फर्म्स ही होंगी जो कि मीट कर पाएंगी। आप एग्जांपल ले लें केएफसी की या कोक और पेप्सी की एग्जांपल ले लें कि जिस क्वालिटी की ड्रिंक वो बना रहे हैं वो लोकली प्रोड्यूस ही नहीं हो पाई, और वजह क्या है कि उनके पास कॉस्ट एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं और वो इतने इकोनॉमिकली एडवांटेज उनके पास है कि उनकी कॉस्ट से कोई कंपीट ही नहीं कर पा रहा। आपकी लोकल प्रोडक्ट भी कोक और पेप्सी से का जो है सब्स्टिट्यूट डेवलप नहीं कर पा रही, और डेवलप करते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी लो होती है कि सर्वाइव नहीं करता। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई भी लोकल प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, और वजह क्या है कि क्योंकि कोक और पेप्सी इंटरनेशनल ट्रेडर हैं तो उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी हाई है कि उनसे प्राइस में कोई कंपीट नहीं कर पा रहा। फिर उसने दोनों आर्ग्यूमेंट दिए कि अगर ट्रेड ना होती, विदाउट ट्रेड अ स्मॉल नेशन मे नॉट बी एबल टू सपोर्ट द डिमांड नेसेसरी टू प्रोड्यूस for producer to realize required economies of scale, and so certain product may not be produced। जैसा कि मैंने बात की कि अगर तो ट्रेड ही ना हो तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो इंटरनेशनल लेवल पे अचीव हो सकता है वो लोकल अचीव ही नहीं हो सकता, और हो सकता है फिर उसकी प्राइस कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उसकी जो प्राइस सेट हो उस पर लोकल बायर उसे बाय ही ना कर पाए, और अल्टीमेटली कोई प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार ही ना हो। इसी तरह अगर ट्रेड होगी तो कंपनीज स्पेशलाइज करेंगी और इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेंगी, और कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल होगी जो शायद पहले उसको अवेलेबल नहीं थी। और आप देख सकते हैं 2090s में और 1990s में 2010 के एरा में जब इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा हुई तो अब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो शायद 80s में और 70s में आप कंसिडर ही नहीं कर सकते थे कि कोई डेवलप करेगा। With trade, a nation may be able to specialize in producing a narrow range of products and then buy the goods that it does not make from other countries. Each nation then simultaneously increase the variety of goods available to the customer and lower the cost of those goods। फिर उसने इसी डोमेन में रहते हुए फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की कि डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने का सबसे ज्यादा चांस किसका है? जो मार्केट में प्रोडक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि फर्स्ट मूवर होगा। जो फर्स्ट मूवर होगा वो डेफिनेटली सारी दुनिया की मार्केट को सबसे पहले कैप्चर कर सकता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकता है। फर्म्स विद फर्स्ट मूवर एडवांटेज, द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज that accrue to many entrants into an industry will develop economies of scale and create barrier to entry for other firms। जो economies of scale अचीव कर लेगा, अपनी प्रोडक्ट इतनी लो प्राइस पे वो बेच रहा होगा कि कोई एंट्रेंस उससे compete ही नहीं कर पाएगा, तो वो एक तरह से मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। The pattern of trade we observe in the world economy may be the result of first mover advantage and economies of scale। वो कह रहा है आज आप पैटर्न देख लें कि आपके पास लार्ज सेलर्स कौन, बड़ी कंपनीज कौन सी, यूनिलीवर, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैमल, पेप्सी, कोक, केएफसी, इनके पास क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इसीलिए इनकी प्रोडक्ट से कोई भी पूरी दुनिया में compete कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल उन्होंने अचीव की हुई है और इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जो भी किसी प्रोडक्ट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल करेगा उससे कंपटीशन नहीं हो पाएगा। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए लेकिन उससे compete नहीं कर पाए। सजेशंस क्या थी? न्यू ट्रेड थियरी सजेस्ट नेशन में बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड इवन व्हेन दे डू नॉट डिफर इन रिसोर्स, एंडोमेंट और टेक्नोलॉजी। इसने एक और आर्गुमेंट दिया कि अगर आपकी रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं भी है तो भी टेक्नोलॉजी आपकी ट्रेड से नेशन को फायदा होगा, और वजह क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से लो कॉस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। A country may predominate in the export of a good simply because it was lucky enough to have one or more firms among the first to produce that good। ये भी आपको मॉडर्न डे में नजर आ रहा है कि जो भी कंट्री लकी होगी कि उसके पास ऐसी फर्म होगी जिसने पहली बार गुड प्रोड्यूस कर लिया होगा, उस कंट्री की एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली राइज कर जाएंगी। इसमें कंट्री का कोई रोल नहीं था, बट उनके पास एक ऐसी कंपनी थी लकीली
जिसने ऐसी प्रोडक्ट इनोवेट की कि उस पर इंटरनेशनल डिमांड क्रिएट हो गई और इकोनॉमीज ऑफ स्केल उस कंपनी ने ऐसी अचीव कर ली कि अब कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत हाई है. Thus, new trade theory provides an economic rationale for a proactive trade policy that is at variance with other free trade theories. अच्छा, आज हमने इस लेक्चर में 7 थेरीज डिस्कस की है और सारी की सारी अपने पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती है. आई होप कि ये 7 थेरीज आप रिपीटेडली सुनेंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी. अब हम एक कॉमन पॉइंट पे तो आ गए हैं. सारी की सारी थेरीज पढ़ने के बाद ये चीज तो क्लियर है कि एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इसका मतलब हमारे इंटरनेशनल बिजनेस जो सब्जेक्ट था उसका मेजर आर्ग्यूमेंट था कि बिजनेस इंटरनेशनल होंगे तो फिर हम उसको स्टडी करेंगे. तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी थेरीज ये कहती हैं कि कंट्रीज को बेनिफिशियल है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेसेस एग्जिस्ट करने चाहिए. और इसके आगे फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसके फर्दर जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज थी और आई होप कि वो डिस्कस होगी. आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इश्यूज क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट यूनिट सब्सिक्वेंट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे. आप ये लेक्चर्स आराम से देख लें. आपके पास मेरा सेल नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस है. इन केस यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी. सो दिस इज इट फॉर द डे. अल्लाह हाफिज.